नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास और प्रश्न संख्या 51 कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन कितने भागों में बांटा गया है। तो बिल्कुल मित्रों, आप लोगों ने एक इतिहास देखा होगा, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जिसे नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा लिखा गया था। तो प्रश्न बन रहा है कि हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है उसका प्रकाशन कितने भागों में हुआ, यानी कि उसके कितने भाग हैं। विकल्प ये बता रहे हैं कि 16 खंड में है, विकल्प बी 16 कांड में है, विकल्प सी 16 सर्ग में है या फिर विकल्प डी 16 प्रकरण में है। तो मित्रों, आप सभी के लिए एक अलग सा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल एग्जाम सेटर इस तरह के प्रश्न आपके लिए जो है परीक्षा में बना सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए प्रश्न संख्या 51 का कि हिंदी साहित्य का बृहद जो इतिहास है उसका प्रकाशन कितने खंडों में है कि भाग में है, सर्ग में है, जो भी है आपको उत्तर देना है। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर सही आ रहा है कि सर, हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है उसके 16 खंड हैं, 16 कांड, सर्ग, प्रकरण नहीं बल्कि 16 खंड हैं। तो देखिए मित्रों, कैसे इसको दिमाग में बैठाना है। देखिए, जब कोई जो वस्तु है जब बड़ी होती है, बृहद होती है, तो उसका क्या करते हैं हम लोग, खंड करते हैं। तो खंड फार खंड, और कितने खंड, 16 खंड, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, बृहद खंड 16 खंड, 16 खंड, ठीक है, 16 खंडों में लिखा गया है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 52 है कि हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास की भूमिका किसने लिखी। बिल्कुल इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिए। इस तरह से प्रश्न आपसे परीक्षा में बन सकता है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास लिखा गया था तो किसी ने भूमिका लिखी, किसी ने आदिकाल लिखा, किसी ने रीतकाल लिखा, किसी ने रीतिमुक्त काल लिखा, किसी ने भारतेंदु लिखा। तो सबने अलग अलग लिखा है और सबसे प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है। तो मेरा ध्यान है कि आप लोगों की तैयारी इस तरह से भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आपको देना है प्रश्न संख्या 52 का कि हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है उसकी भूमिका किसने लिखी है। विकल्प ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, विकल्प बी करुणापत त्रिपाठी, विकल्प सी परशुराम चतुर्वेदी या फिर विकल्प डी डॉक्टर राजबली पांडे। सही उत्तर आपको देना है। बिल्कुल जो भी भाई बहन मित्र इसका उत्तर देंगे निश्चित रूप से आप लोग जीनियस होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आप में से कुछ भाई बहनों का सही उत्तर आ रहा है कि सर हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास की जो भूमिका है वो विकल्प डी डॉक्टर राजबली पांडे जी ने लिखी है। और देखिए मित्रों, किसी की भी पीठिका होती है, जो पीठ होती है ना, तो बड़ी होती है, बड़ी बली होती है, बली, जिसकी पीठ बली हो, बली, है ना। तो पीठिका किसने लिखा, इसी पीठिका को भूमिका कहते हैं। तो बिल्कुल भूमिका या पीठिका किसने लिखा है, तो डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा है, ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की बात करें तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी का जो दूसरा भाग है भाषा विकास, इन्होंने लिखा है। करुणापत त्रिपाठी जो कि आदिकाल लिखे हैं, जो कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का तीसरा भाग है। और परशुराम चतुर्वेदी की बात करें तो परशुराम चतुर्वेदी भक्तिकाल का जो निर्गुण काव्य है उसकी रचना इन्होंने की है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में आपको रखते हुए चलना है और प्रश्न संख्या 52 का विकल्प डी डॉक्टर राजबली पांडे को आपको सही करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 53 है कि हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6ठे खंड का शीर्षक क्या है। देखिए मित्रों, इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिया है कि मैं अब तक जितने भी YouTube चैनल को देख रहा हूँ, इस तरह के प्रश्न किसी भी YouTube चैनल या किसी भी स्रोत पर आपको दिखाई नहीं देगा, जबकि इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6ठे खंड का क्या नाम है, यानी कि उसका क्या शीर्षक है। कुल 16 खंड हैं और 16 खंड के जितने भी शीर्षक हैं उन सभी शीर्षकों को आपको याद करना है। तो 6ठा खंड पूछ रहा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सॉरी मित्रों, रीतकाल है, रीतबद्ध। विकल्प भी बता रहे हैं कि रीतकाल या रीतमुक्त है, भारतेंदु युग अथवा द्विवेदी युग। तो 6ठा खंड, 6ठे खंड का शीर्षक आप लोग उत्तर दीजिए। बिल्कुल हम आप सबके उत्तर देख रहे हैं। तो बिल्कुल आप सब थोड़ा सा गलत और सही दोनों दिशा में जा रहे हैं,
तो प्रश्न संख्या 53 का विकल्प ए सही होगा। रीतकाल और रीतकाल के अंतर्गत रीतबद्ध होगा। कैसे इसको याद करें, तो एक दिमाग में बैठा लीजिएगा कि छठ, छठ देखे होंगे ना, तो छठ ही एक रीत है, छठ है ना। देखे होंगे जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका छठ होता है, तो छठ एक रीति है और उस रीति से सब लोग बद्ध गए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, छठा खंड क्या है, रीति है। रीति कैसी, बद्ध है, इसे ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस तरह से अगर आप इसको याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और 7वां जो है रीत मुक्त है, 8वां भारतेंदु युग है, 9वां द्विवेदी युग है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 54 है कि हिंदी साहित्य का लोक साहित्य शीर्षक कौन सा खंड है। यानी कि हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है उसमें एक शीर्षक आपको मिलेगा कि हिंदी लोक साहित्य। हिंदी लोक साहित्य शीर्षक जो है कौन सा खंड है, हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का कौन सा खंड है। विकल्प ए कह रहे हैं 13वां खंड, विकल्प बी कह रहे हैं 14वां खंड है, विकल्प सी 15वां खंड या फिर विकल्प डी 16वां खंड है। बिल्कुल आपके जवाब की प्रतीक्षा, सही उत्तर आप लोगों को देना है, ठीक है ना। बिल्कुल स्तरीय प्रश्न है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर दीजिए। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर आ रहा है कि विकल्प डी 16वां खंड बिल्कुल सही जवाब है, 16वां खंड। और इसको कैसे दिमाग में रखेंगे, लोक साहित्य, देखिए सर 16 लोक होता है ना, तो 16 लोक से हम लोग 16 लोक कर लेंगे। एक कथा भी है, लोग कहते हैं कविता कथा लोकोक्ति है कि 16 लोक से मथुरा नारी, तो 16 लोक लोक साहित्य 16वां खंड, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। 13वां आलोचना, तो देखिए 13 आलोचना होती है, आलोचना फल है ना, समालोचना निबंध। 14 वर्ष तक देखे होंगे जो पांडव थे, अद्यतन तो 14वां। और 15 क्या होता है, अंतर्भारती, 15 अंतर्भारती। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसके जो अन्य शीर्षक हैं मैंने उसकी भी चर्चा आपको संक्षेप रूप से यहाँ पे कर दी है, आप लोग उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 55 है कि डॉक्टर धीरेन्द्र ने विभिन्न विद्वानों के सहयोग से किस इतिहास ग्रंथ का संपादन किया है। बिल्कुल एकदम इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए और आप सबको देना होगा, ठीक है ना। इस प्रश्न को बिल्कुल रखने का मेरा उद्देश्य था कि आपकी जो समझ है थोड़ी सी विकसित होगी। इस प्रश्न को आप स्टार लगाइए, है ना। तो आपसे 3 प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। एक तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सहयोग से किसी ग्रंथ का संपादन किया है, उसका क्या नाम है। विकल्प ए कह रहे हैं हिंदी साहित्य का विकास, विकल्प बी कह रहे हैं हिंदी साहित्य, विकल्प सी कह रहे हैं हिंदी काव्यधारा या फिर विकल्प डी हिंदी काव्य संग्रह। सही जवाब आप लोग दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहन जो पढ़े हैं उसका उत्तर सही दे रहे हैं कि हिंदी साहित्य है ना। देखिए मित्रों, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने क्या किया, विभिन्न विद्वानों के सहयोग से हिंदी साहित्य की रचना की थी, है ना। हिंदी भाषा का विकास तो इन्होंने 16वां आप जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है उसका दूसरा भाग इन्होंने लिखा था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हिंदी काव्यधारा की बात करें तो हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है, और भाषा काव्य संग्रह की बात करते हैं तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया है 1873 ईस्वी में, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 55 का जो उत्तर है विकल्प बी हिंदी साहित्य इज राइट आंसर। और आप में से तमाम भाई बहनों ने सही उत्तर दिया और कुछ भाई बहन के गलत भी हुए हैं। खैर कोई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल परीक्षा से पहले आपको अपनी तैयारी रखना है और इसी के अनुरूप आपको इसी तरह से तैयारी करना है। बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से प्रश्न बनते हैं, बन सकते हैं, इसको ध्यान में रख करके आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 56 है कि हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। विकल्प ए कह रहे हैं रामनेत्र त्रिपाठी, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह, विकल्प सी टीकम सिंह या फिर विकल्प डी मोतीलाल मनेरिया, ठीक है ना। बिल्कुल, और एक विकल्प और आप यहाँ पर बढ़ा लें, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी बढ़ा लें और आप लोग समझ गए होंगे कि बढ़ाने का मतलब क्या है ना। शायद आप समझ गए कि इसमें इसका विकल्प नहीं था। तो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य का जो विमर्श है इसके लेखक हैं पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। और देखिए, जब किसी हिंदी साहित्य का विमर्श कोई कहेगा ना तो व्यक्ति लाल लाल हो जाता है और उसको बख्शता नहीं है। इस क्लू से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस प्रश्नोत्तरी का ये प्रश्न अपने आप में रंग साबित होता है और आपकी जब परीक्षा होती है तो बड़ी बिल्कुल विडंबना है कि 4-6 प्रश्न इस तरह से रंग हो जाते हैं, हटाए जाते हैं। तो कुछ भाई बहन जो कि सिलेक्शन में थे लेकिन बाहर हो जाते हैं
और कुछ भाई बहन जो सिलेक्शन से बाहर थे तो सिलेक्शन में आ जाते हैं, तो इसे भी आप लोग उसी परंपरा के अनुरूप मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक हैं। अब बिल्कुल आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ के लेखक कौन हैं? विकल्प ए लक्ष्मी सागर वासड़े हैं, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, विकल्प सी नीरजा माधव और विकल्प डी कृष्ण शंकर शुक्ल हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब की प्रतीक्षा। बिल्कुल आप लोग प्रश्न संख्या डाल करके फिर उसका उत्तर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। और जितने भी भाई बहन मित्र देख रहे हैं सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करिए, उससे आप एक्टिव रहेंगे। निश्चित रूप से आपका दिमाग उद्वेलन का काम करेगा और आपके दिमाग में वो प्रश्न कंठस्थ होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। आप सभी का सही जवाब आ रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक हैं लक्ष्मी सागर वासड़े। देखें, आधुनिक बात करें, आधुनिक साहित्य में, हिंदी साहित्य में लक्ष्मी वाह यानी कि लक्ष्मी वासड़े है ना। तो बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होना है, लक्ष्मी है आधुनिक हिंदी साहित्य में, लक्ष्मी। ठीक है, ध्यान में रखिए। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में और हिंदी साहित्य का नया इतिहास वर्ष 2003 में। ठीक है ना। नीरजा माधवा ध्यान में रखिएगा, हिंदी नारी उजल नारी इतिहास इन्होंने लिखा है। और कृष्ण शंकर शुक्ल जी की बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। ठीक है ना। तो बात करते हैं नीरजा माधवा की, तो हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। ठीक है ना, ये सब ध्यान में रखिए और प्रश्न संख्या 57 के विकल्प को सही करिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 58 है कि जॉर्ज गेर्सन महोदय ने हिंदी साहित्य के इतिहास कितने भागों में बांटा है? यानी कि जॉर्ज गेर्सन महोदय ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो सबसे पहले इन्होंने काल विभाजन किया। तो काल विभाजन जब किया तो कितने भागों में उसको बांटा है, प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है। विकल्प ए कह रहे हैं 16 भाग, विकल्प बी 11 भाग, विकल्प सी 3 भाग या फिर विकल्प डी 4 भाग। तो सही उत्तर आपको देना है। क्या बनेगा इसका सही उत्तर? बिल्कुल आप सभी ने बड़े जल्दी में उत्तर दे दिया, विकल्प बी 11 भाग। बिल्कुल आप सभी का ये जवाब सही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामना कि आप लोगों की तैयारी इसी तरह से मजबूत रहे, आप सबका सिलेक्शन जल्दी हो। देखिए, गा से गेरसन, गा से 11, गा से गेरसन, गा से 11 भाग है इनके जो साहित्य इतिहास इन्होंने लिखा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 59 है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया इतिहास, मिश्र बंधु विनोद 1913 में 3 भाग, चौथा भाग 1934 में। उस इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? विकल्प ए 11 में तो गेरसन जी का है, विकल्प बी 5 भाग, विकल्प सी 2 भाग या फिर विकल्प डी 3 भाग। सही जवाब आप लोग दीजिए और इस प्रश्न को भी स्टार लगा लीजिए, है ना, परीक्षा में पूछा जा सकता है और आप सबके लिए बिल्कुल नया प्रश्न है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सबका कि सर विकल्प बी 5 भाग है। ठीक है ना, तो बिल्कुल 5 भाग ध्यान में रखिएगा, है ना। तो अब देखिए, चूंकि मिश्र बंधु कितने थे? बोले सर 3 थे। अब 3 बंधु हैं तो 3-5 तो करेंगे ही, तो 3-5 करेंगे, 3-5 भाग, है ना, 5 भाग ध्यान में रखिएगा। और आपको अगर 3-5 किलो दिमाग में बैठ गए तो निश्चित रूप से आप मिश्र बंधु विनोद के 5 भाग को याद कर लोगे। 3 भाई थे, 3-5 करते थे। ठीक है ना। 1913 में इन्होंने लिखा 3 भाग और चौथा भाग 1934 में। यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बना हुआ है। इनकी एक रचना है, बिल्कुल, है ना, वो भी प्रश्न कई बार पूछी गई है, मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न 1910 में। ठीक है ना, तो हिंदी नवरत्न को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि आचार्य शुक्ल के विभाजन से संबंधित नहीं है ना। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 में, उसका जब विभाजन किया तो 4 भाग उन्होंने किया था, उसमें से एक शीर्षक नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि वीरगाथा काल, विकल्प बी भक्ति काल, विकल्प सी रीत काल और विकल्प डी उत्कर्ष काल। तो आपको सही उत्तर देना है। आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल हलवा है कि आप सबका जवाब सही हो, इसलिए ऐसे प्रश्न भी रखे जाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर है विकल्प डी उत्कर्ष काल, है ना। उत्कर्ष काल शुक्ल जी ने बिल्कुल अपने काल विभाजन में नहीं रखा है। वीर काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीत काल, है ना, बिल्कुल ये भाग उन्होंने किए हैं। प्रश्न संख्या 61 है, इसको बहुत समझ के आपको उत्तर देना होगा कि निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। अब एक कौन सुमेलित नहीं है, बिल्कुल समझकर आपको उत्तर देना है। एक तरफ है जो है आदि काल का जो नामकरण है और दूसरी तरफ उसको नामकरण करने वाले विद्वान हैं। विकल्प ए में
चारण काल गियरसन ने, विकल्प बी में वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प सी वीर काल विश्वनाथ ने और विकल्प डी प्रारंभिक काल रामकुमार वर्मा ने। कौन एक सुमेलित नहीं है? आप लोग उत्तर दीजिए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और इस एक प्रश्न के माध्यम से आपसे 4 प्रश्नों के उत्तर मैं जानना चाह रहा हूँ। स्टार लगाइए और उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी है प्रारंभिक काल, है ना। बिल्कुल मिश्र बंधु द्वारा दिया गया नाम है, राम कुमार का नहीं है, बल्कि राम कुमार वर्मा जी ने संधि और चारण काल कहा है। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से बिल्कुल आपकी तैयारी बड़ी मजबूत है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 62 है कि एक पंक्ति आप देख पा रहे हैं, जो जिड़ सासड़ भाषाओ सो भई कहाऊ सार। ये पंक्ति किसकी है? हालांकि पंक्ति 2 पंक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन एक ही पंक्ति है और इस एक पंक्ति से ही आपको उत्तर देना है। विकल्प ए कह रहे सरपा की है, विकल्प बी देवसेना की है, विकल्प सी लुइपा की है और विकल्प डी है हेमचंद्र की है। तो बिल्कुल सरपा, देवसेन, लुइपा, हेमचंद सही विकल्प आप दीजिए। आपके उत्तर की प्रतीक्षा, स्टार लगाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके लिए हो सकता है। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है सर देवसेन है। ठीक है ना। जो सांस चलाता है, पालन पोषण करता है, कौन है? जो सांस है पाल पोषे। तो जो सांस देगा, पालन पोषण करेगा, वही तो देव है। देव 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 है ना, देव मानेश्वर। तो बस इसी क्लू से इसको याद कर लीजिएगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 63 है कि निम्नलिखित में से कौन असंगत है? एक देखें इनमें असंगत है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 3 स्टार इसको दीजिए, है ना। और इस प्रश्न से मैं आपको बिल्कुल 4 तथ्यों से अवगत कराना चाहूँगा। अगर आप अवगत नहीं हैं और अवगत है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। विकल्प ए नातों की संख्या 9 है, विकल्प बी नए नारों की संख्या 73 है, विकल्प सी सिद्धों की संख्या 84 है और विकल्प डी अलवारों की संख्या 12 है। कौन एक असंगत है? बिल्कुल आपको इसका उत्तर देना है। मैं इंतजार करूंगा। जब तक सभी का उत्तर नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो सभी भाई बहन जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग बिल्कुल इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है ना। और जो याद करने योग्य चीज़ें हैं उसको भी नोट करते हुए आप लोग चलिए। बिल्कुल आप सभी का सही जवाब आ गया कि सर विकल्प बी है, नए नारों की संख्या, है ना, 73 नहीं बल्कि 63 होती है। इसे ध्यान में रखिएगा। और यहीं पर कुछ भाई बहन गच्चा खाए हैं, तो बिल्कुल गच्चा अभी से खा लीजिए ताकि परीक्षा में गच्चा ना खाना पड़े। ठीक है ना। यहाँ गच्चा खाओगे कोई बात नहीं, लेकिन जब परीक्षा में गच्चा खाओगे तो बिल्कुल आपका 1 साल 2 साल क्या 4 5 साल वैकेंसी नहीं आती है, तो इतना लॉस होगा, है ना। तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया कि सर नए नारों की संख्या 73 नहीं बल्कि 63 है। नाथ 9, ना से 9, ना से नाथ, सिद्ध 84, सिद्ध 84 और अलवार अलवार वार वार 12 12 वार 12 12 वार से 12 वार से वार, है ना। तो ये 63 ध्यान में रखिएगा। नए नार 63, नए नार 63। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 63 का विकल्प बी को आप लोगों ने सही कर लिया होगा। प्रश्न संख्या 64 है कि निम्न में प्रथम कवि के संबंध में सही नहीं है, यानी कि किसके अनुसार कौन सा पहला कवि है। एक विद्वान है जिनके अनुसार पहला कवि विकल्प असंगत है, उसी का आपको चयन करना है। तो मैं भी इस प्रश्न के द्वारा आपसे 4 प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना। विकल्प ए पुष्प कवि शिव सिंह सेंगर, है ना। विकल्प बी सरहपा राहुल संकृतायन, शंभु रामकुमार वर्मा, सालभद्र सूरी रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो बिल्कुल कौन एक सुमेलित नहीं है या कौन एक सही नहीं है, इसी का जवाब आपको देना है। बिल्कुल आप सभी ने बड़े जल्दी में इसका उत्तर दिया और सही उत्तर दिया कि सालभद्र सूरी रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो सालभद्र सूरी को प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है बल्कि गणपत चंद्र गुप्त ने माना है ना। तो सालभद्र सूद को किसने माना है? गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। इसलिए प्रश्न संख्या 64 का विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे आप चलेंगे प्रश्न संख्या 65 की तरफ। और प्रश्न संख्या 65 है कि निम्न में एक शंभु की रचना नहीं है। एक रचना शंभु जी की नहीं है, उस रचना को आपको बिल्कुल पहचान करना है और चयन करना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पावम चरु, विकल्प बी रिठड़ेम चरु, विकल्प सी शंभु छांदस और विकल्प डी है परमात्म प्रकाश। सही उत्तर आप लोग दीजिए। बिल्कुल इस प्रश्न को भी स्टार लगा लीजिएगा, है ना। बिल्कुल ये सारी रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं
उसी को मैंने अपनी इस प्रश्नोत्तरी में शामिल किया है। लगातार आपको इसी क्रम से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल लेखन परंपरा, फिर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, बिल्कुल हम लोग इसी क्रम से बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी परमात्म प्रकाश जो है वो शंभु की रचना नहीं है। तो किसकी रचना है? बल्कि परमात्म प्रकाश और दूसरी एक रचना है योगसार। तो परमात्म प्रकाश और योगसार ये दो रचनाएं जो हैं कवि जोयंद की रचना है। बिल्कुल। और पौमचरु, रिठनेमचरु, शंभु छांदस शंभु की रचना है। और मैंने इसकी एक क्लू बनाई है कि परिपंची शंभु, परिपंची, प से पौमचरु, रि से रिठनेम और शंभु से शंभु छांदस। तो परिपंची कौन है? बोले सर शंभु। तीनों इनकी रचना इसमें आ जाती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस क्लू से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 66 है कि पौमचरु के विषय में कौन सा कथन सत्य है? अब रचना पौमचरु के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ये कह रहे हैं कि शंभु की कृति है। विकल्प बी, इसमें राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। विकल्प सी, इसे त्रिभुवन ने पूरा किया है। और विकल्प डी, उपयुक्त सभी सही है। सही जवाब की प्रतीक्षा आपसे है कि सही उत्तर आप लोग दीजिए। और आपसे बिल्कुल पौमचरु के बारे में ढेर सारी जानकारी देनी भी है, लेनी भी है। तो बिल्कुल आप सभी ने सही उत्तर लगाया कि सर ये पहला प्रश्न है जिसमें उपयुक्त सभी सही हैं। तो हम लोगों ने भी इस पर तुक्का लगा दिया। और तुक्का नहीं, बिल्कुल सही लगाया है आपने। क्या कि पौमचरु लेखक कौन है? शंभु है। किसका वर्णन है? राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। किसने पूरा? उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। तो बिल्कुल ABC तीनों विकल्प सही है। इसलिए प्रश्न संख्या 66 का विकल्प डी सही होगा। दिमाग में रखिएगा और सारे डेटा को आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 67 है कि इनमें से कौन सी पुष्पदंत की कृति नहीं है? पुष्पदंत की कौन सी कृति नहीं है? विकल्प ए कह रहे हैं 63 महापुरुष गुणालंकार। विकल्प बी, ऋय कुमार चरित। विकल्प सी, जसहर चरिव। और विकल्प डी में देखा जाए तो पाहुड़ दोहा। बिल्कुल आपने सही समझा कि इसमें अगर देखा जाए 63 पुरुष गुणालंकार तो बिल्कुल पुष्पदंत की रचना है। ऋय कुमार भी है, जसहर चरिव भी है। ठीक है ना। लेकिन बात करते हैं दोहा, पाहुड़ दोहा की। तो पाहुड़ दोहा जो रचना है वो बिल्कुल पुष्पदंत की नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं राम सिंह की, यानी कि मुनि राम सिंह की है। पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह की रचना है। ध्यान में रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए हमने इस प्रश्नोत्तरी में इसको मेंशन किया है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 68 है कि पुष्पदंत के विषय में एक कथन सही नहीं है। अब एक कथन जो है पुष्पदंत के विषय में सही नहीं है, उस कथन की आपको पहचान करना है। और इस बिल्कुल प्रश्न के माध्यम से मैं आपकी समझ विकसित है या नहीं है, किस लेवल की है, उसको जानने का प्रयास करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। विकल्प यह है कि पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। विकल्प बी, पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। विकल्प सी, पुष्पदंत को शिव सिंह सरोज, क्या शिव सिंह सेंगर कह सकते हैं, शिव सिंह सेंगर ने भाषा की जड़ कहा है। और पुष्पदंत की को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। कौन एक सही नहीं है? इसका उत्तर आपको चयन करना है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 68 का विकल्प डी, पुष्पदंत को अपभ्रंश का वाल्मीकि नहीं कहा जाता है, बल्कि अपभ्रंश का वाल्मीकि करके देखा जाए तो शंभु को कहा जाता है, शंभु, है ना। तो यही असंगत है ना। पुष्पदंत को तो क्या कहा जाता है? भाषा की जड़ कहा जाता है, शिव सिंह सेंगर ने कहा है ना। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। और पुष्पदंत ने जो रचना की है विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। तो ABC तीनों सही है, लेकिन जो विकल्प डी है ना, वाल्मीकि नहीं इनको कहा जाता है, यही असंगत है। तो प्रश्न संख्या 68 का विकल्प डी को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 69 है कि अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर एवं कवि कुल तिलक की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? तो बिल्कुल मित्रों इस प्रश्न को आप स्टार लगाइए। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अभिमान मेरु किसे कहा गया है, काव्य रत्नाकर की उपाधि किसे मिली है, कवि कुल तिलक की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है, कौन सा कवि है? विकल्प ए कह रहे शंभु, विकल्प बी पुष्पदंत, विकल्प सी धनपाल, विकल्प डी अब्दुल रहमान। सही जवाब की प्रतीक्षा आप लोग दीजिए प्रश्न संख्या 69 का, और आप लोग प्रश्न लिख करके उसका उत्तर दीजिए। ठीक है ना। बिल्कुल मैं इंतजार करूंगा।
बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दीजिए। बिल्कुल उत्तर आ रहा है और दो दो उत्तर आ रहे हैं। बिल्कुल विकल्प बी होगा, पुष्पदंत, है ना। जो पुष्पदंत हैं तो आप दिमाग में रखिएगा, इन्हीं को अभिमान मेरु कहा जाता है, काव्य रत्नाकर कहा जाता है, कवकुल तिलक कहा जाता है। पुष्पदंत, पुष्पदंत ध्यान में रखिएगा, है ना। अब भैया देखो, जिसका दंत पुष्प का होगा तो उसे तो अभिमान हो ही जाएगा, है ना। और वो काव्य रत्नाकर होगा, उसे कवकुल का तिलक भी होगा, क्योंकि उसका दंत जो है पुष्प का है। ये ध्यान में रखिएगा और इसी क्लू से आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 70 है कि रचना एवं रचनाकार को, एक रचनाकार और रचनाकार जो है सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है उसी को आपको चयन करना है। विकल्प ए में भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, विकल्प बी संदेश रासक अब्दुल रहमान, विकल्प सी उपदेश रसायन रास जिन धर्म सूरी, और विकल्प डी भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। तो बिल्कुल कौन एक सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर आपको देना है प्रश्न संख्या 70 का। बिल्कुल आपके जवाब की प्रतीक्षा, है ना। बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है सर, विकल्प सी सही है। उपदेश रसायन रास किसका, जिन धर्म सूरी का नहीं बल्कि जिन दत्त सूरी है, जिन दत्त सूरी, जिन दत्त सूरी का है उपदेश रसायन रास, और जिन धर्म सूरी का है स्थूल भद्र रास, ठीक है ना। मैंने इसीलिए इस रचना को रखा था कि जो भी भाई बहन जो है सतही रूप से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो आर्कर है, इस आर्कर के सामने उनका विकेट गिर जाएगा, तो निश्चित रूप से ढेर सारे भाई बहन का जो ये प्रश्न है इसका उत्तर गलत हुआ है। तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, आपकी जो परख है वो और ज़्यादा विकसित होगी, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 70 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 71 है कि प्रकृत पैंगलम की टीका किसने लिखी है। अब प्रकृत पैंगलम एक रचना है तो उसकी टीका किसने लिखी है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा, नहीं तो ये भी प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। डबल स्टार लगाइए, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि लक्ष्मीधर ने, विकल्प बी बंशीधर ने, विकल्प सी सांगधर ने, और विकल्प डी मेरुतुंग ने। बिल्कुल सारे के सारे जो कवि हैं बिल्कुल बड़े महत्वपूर्ण हैं। आपको उत्तर देना है प्रकृत पैंगलम किसकी टीका है। बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर विकल्प बी बंशीधर, और कुछ लोगों का उत्तर आ रहा है कि लक्ष्मीधर। देखिए भाई, बात अगर करें प्रकृत पैंगलम के लेखक की तो लेखक तो भैया लक्ष्मीधर हैं। लेखक ला से लेखक, ला से लक्ष्मी, लेखक लक्ष्मीधर, लेकिन टीका किसने की है तो विकल्प बी बंशीधर ने की है। सांगधर की बात करें तो बिल्कुल जो सांगधर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 71 में, तो सांगधर बड़े कुशल आप कह सकते हैं सूक्तकार थे, एक अच्छे सूक्तकार थे, और कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया है, सांगधर ने किया है। मेरुतंग की बात करें तो व्यक्ति तंग हो जाता है कब, जब प्रबंध की चिंता होती है, तो मेरुतुंग द्वारा एक रचना लिखी गई है प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध की चिंता में व्यक्ति तुंग हो जाता है, तुंग पार मेरुतुंग, है ना। और लक्ष्मीधर की बात करते हैं तो प्रकृत पैंगलम के लेखक है, बंशीधर ने उसकी टीका की है, ठीक है ना। अब आई थिंक आप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा तो बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 71 का विकल्प बी को आपको सही करना है। प्रश्न संख्या 72 है कि सिद्धों में सबसे पुराने कवि कौन हैं। अब पुराने कवि कहिए या प्रथम कवि कहिए, तो बिल्कुल जो प्रथम होगा वही सबसे पुराना कवि होगा। आपके जवाब की प्रतीक्षा है। प्रश्न संख्या 72 सबरपा हैं, लुईपा हैं, सरपा हैं या फिर कड़ापा हैं। आपको सही उत्तर देना है, और इस प्रश्न को शामिल करने का मेरा उद्देश्य है कि बिल्कुल इन सभी कवियों के बारे में आपको एक अच्छी खासी जानकारी देना। तो बिल्कुल आप सभी का उत्तर सही आ रहा है कि सर विकल्प सी सरपा, है ना। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है, सरपा हैं, और सरपा को पहला कवि राहुल शंकरतान ने माना है, और बाद में ढेर सारे विद्वानों ने भी इस पर जो इस मत को स्वीकार किया है, ठीक है ना। बात करें सबरपा की, तो सबरपा जो हैं लुईपा के गुरु थे और सरपा के शिष्य थे। तो सबर करो भैया क्योंकि तुम बीच में हो, है ना। सरपा के शिष्य हो और लुईपा के गुरु हो, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल ये सब्र करने वाले हैं, है ना। ये प्रथम कवि है। लुईपा की बात करते हैं तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है तो लुईपा का है, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का है। और एक प्रश्न बनता है कि किस सिद्ध की शरण में उड़ीसा के राजा, है ना, जिनका नाम था दरिकपा,
ये आए थे और उनका एक मंत्री था जिसका नाम था डोंगीपा। तो ये ध्यान में रखिएगा, लुईपा के पास, है ना। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, तो ऊंचे लोग के पास ऊंचे लोग आते हैं, ऊंचे लोग आते हैं, ध्यान में रखिएगा, लुईपा ऊंचे हैं। और कढ़ापा की बात करें तो अगर बात की जाए तो जितने भी सिद्ध कवि हैं, सिद्ध कवियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे विद्वान और बड़े कवि कौन थे? वो यही हैं, कढ़ापा। कौड़े, कौड़े श्रेष्ठ, कौड़े श्रेष्ठ, ठीक है ना। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था सबसे पुराना का, तो विकल्प सी सरहपा इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 73 है कि निम्न में कौन सी कृति डोम्बिका की नहीं है? तो इनमें एक कृति डोम्बिका की नहीं है, उस कृति की आपको पहचान करनी है। विकल्प ए डोमगीत का, विकल्प बी योगचर्या, विकल्प सी अक्षरा दिकोपदेश और विकल्प डी योगसार। तो बिल्कुल आप में से कुछ भाई बहन तुरंत इसका उत्तर दे रहे हैं कि सर योगसार और परमात्म प्रकाश ये जोइंद की रचना है, ठीक है ना। अब किसकी डोम्बिका की जो रचनाओं की ट्रिक मैंने बनाया था कि डोनाक्षरा, डोना अक्षरा, डोना अक्षरा, इनकी एक रचना है नाग, है ना, बिल्कुल नाद योग बिंदुचर्या, है ना, डोना अक्षरा, डोना अक्षरा। तो डोम्बिका, योगचर्या और अक्षरा दिकोपदेश, तीनों की तीनों रचनाएं डोम्बिका की है, लेकिन योगसार इनकी रचना नहीं है। तो योगसार और परमात्म प्रकाश जो है वो किसकी रचना है? जोइंद की है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 73 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 74 है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, कथन किसका है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, किसका कथन है? विकल्प ए कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, विकल्प सी राहुल सांकृत्यायन का, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भाई बहन देंगे और सबका उत्तर सही आना चाहिए। आप सभी के जवाब की प्रतीक्षा। बिल्कुल आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है, इसका बिल्कुल किसका कथन है? बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ रहा है कि सर आक्रोश की भाषा तो बच्चे बोलते हैं, बच्चों की भाषा आक्रोश होती है, कभी कभी टीचर से भी बड़े गुस्से में बात करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प बी बच्चन सिंह इज राइट आंसर। और इसी क्लू से आप दिमाग में रख लीजिएगा कि आक्रोश की भाषा किसकी होती है? बच्चों की होती है। बच्चे फॉर बच्चन जी का कथन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 75 है कि कढ़ापा का पंडित और कवित्व बेजोड़ था, यह कथन किसका है? विकल्प ए शुक्ल का, विकल्प बी रामकुमार वर्मा का, विकल्प सी डॉक्टर बच्चन सिंह का और विकल्प डी है राहुल सांकृत्यायन का। तो बिल्कुल आपको सही उत्तर देना है कि कढ़ापा का पंडित और कवित्व बेजोड़ है, और इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आप सभी को देना है और सही उत्तर देना है। कम से कम इस प्रश्न का उत्तर तो सभी भाई बहन दीजिए। बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर आ रहा है कि सर कढ़ापा का पंडित और कवित्व बेजोड़ था। तो बिल्कुल विकल्प डी राहुल सांकृत्यायन इज राइट आंसर। और आप लोग कहते हैं ना कि पंडित राहुल सांकृत्यायन, बस पंडित राहुल सांकृत्यायन, पंडित को पंडित से मिला दीजिएगा और बिल्कुल आपका ये जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 सही हो जाएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।